रहे हैं। अब ये तो 500 एम पर रनर रख देते हैं हम लोग। तो रनर ऐसे से पड़ता रहता है ना। रनर खाली यही नहीं रहता जिसमें प्लेटफॉर्म बनाते हैं, बल्कि नीचे भी तो रनर है। हमको काम करना हुआ यहाँ पर इतने हाइट पर, तो यहीं पर रनर के साथ हमको लगा देना है बेरर। उसके ऊपर प्लेटफॉर्म रखते हैं, यानी प्लैंक्स रखते हैं, प्लेटफॉर्म बन गया। यहाँ काम हटा, यहाँ का प्लेटफॉर्म हटा, प्लैंक्स हटा लिया, इस पर डाल लिया। अब है कि सबसे पहले जो हम ब्रेसिंग शुरू करते हैं, तो सबसे पहला ब्रेसिंग देखिए कई तरीके का ब्रेसिंग होता है। जैसे यहाँ से यहाँ बांध रहे हैं, नहीं, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेसिंग। जब लेजर या बेरर में जा कर करके कोई ब्रेसिंग डायरेक्ट लगता है, उसको कहते हैं नोड पॉइंट। ये वाला कहलाता है नोड पॉइंट, और इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेसिंग, समझे। और फिर अगर इसी में आप यहां लाया, इसको आप बोलते हैं हम लोग क्रॉस ब्रेसिंग या एक्स ब्रेसिंग। बस समझ गए। जब ये नहीं रहा, सीधे जाकर यहां लगा, तो ये क्रॉस ब्रेसिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि अभी भी नोड पर लग रहा है। बस समझ में आ रहा है। क्रॉस ब्रेसिंग तब होगा जब ये जाकर करके पोस्ट पर लगे। जैसे यहां लगा रहे हैं, ये पोस्ट पर बंधा रहा है, ना कि बेरर पर बंधाया, रनर पर बंधाया, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस ब्रेसिंग या एक्स ब्रेसिंग। और अगर यहां सीधे लगाया, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेसिंग। बस समझ में आया। लेकिन नीचे ही हम लोग देते हैं सबसे पहले क्रॉस ब्रेसिंग। लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेसिंग भी दे सकते हैं जरूरत के हिसाब से, क्रॉस ब्रेसिंग मस्ट है। बस समझ में आ रहा। बहुत जगह पर आप देखिएगा ये दिया हुआ नहीं रहता, ऐसे नहीं रहेगा, जिगजैग ब्रेसिंग। फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, देखा है ना। जरूरत पड़ा और मजबूती करना है, एक मार दिया यहाँ ऐसे, दूसरा मार दिया यहाँ ऐसे, तीसरा मार दिया यहाँ ऐसे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ब्रेसिंग चलता चला जा रहा है। और जरूरत पड़ा एक ब्रेसिंग दे दिया यहाँ ऐसे। बात समझ में आ रहा है। फिकेट ब्रेसिंग हो गया, उसका नाम बदल जाएगा फिर। तो ब्रेसिंग क्या है, मजबूती ला रहा है कि नहीं ला रहा है। अब हम आगे जा रहे हैं, यहां पर एक पोस्ट फिर बन गया, इसको भी तो ब्रेसिंग चाहिए, तो इसका हटेगा नहीं, बल्कि इसी में से ब्रेसिंग दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं। एक पोस्ट फिर बढ़ गया यहाँ, हॉरिजॉन्टल हम बढ़ते चले जा रहे हैं। ये पोस्ट हो गया 4 पोस्ट। 4 पोस्ट जब आता है, एक ब्रेसिंग डायरेक्ट ये यहां से लगता है, मतलब इसी को मान लीजिए डायरेक्ट चौथे में जाकर अटैच होता है। तो इसमें से नहीं होगा, अलग से होगा, हम इसी में दिखा रहे हैं। बस समझ रहे हैं ना। इसी के ऊपर से एक चला जाएगा जो जाकर के चौथे में लगेगा। फिकेट ब्रेसिंग, स्विंग ब्रेसिंग, बात समझ रहे हैं। बे ब्रेसिंग मजबूती लाने के लिए। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा आपका स्काफोल्ड, वैसे वैसे उसका वजन बढ़ता गया, वैसे वैसे जरूरत है कि उसके मजबूती बढ़ाना है। बात समझ में आ रहा है ना। यस सर। लिखिए सबसे पहला पॉइंट, ब्रेसिंग इज रिक्वायर्ड to increase the stability
by supporting the scaffold. By supporting the scaffold against lateral and horizontal movement. Lateral and horizontal movement. क्या कहता है? ब्रेसिंग इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी को स्काफोल्ड के, ताकि लेटरल ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे मूवमेंट ना हो, फिक्स्ड हो जाए वो। आप देखिएगा कि आपके नक्शे में हम दिए हैं, ये ब्रेसिंग है, यहाँ पर क्रॉस ब्रेसिंग है, लग रहा है जहाँ पर वो रनर जरूर है, लेकिन ये प्लैंक्स नहीं है यहाँ। बात समझ रहे हैं? तो इसको क्रॉस ब्रेसिंग आप बोल सकते हैं। और एक ब्रेसिंग देखिए, उसी में क्रॉस जो हुआ है उसके सीधे एक बनाया गया है जो जाकर करके नोड पॉइंट बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वो ब्रेसिंग सीधे आपके लग रहा है प्लैंक्स के नीचे, रनर और बेयरर के ऊपर, उसमें आपको लगाया जा रहा है। ये हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग, जिसको फिकेट ब्रेसिंग भी बोलते हैं। दिख रहा है? क्लियर है? यानी आप उसको देखिए सी में, ठीक है? लिखिए दूसरे पॉइंट में, ब्रेसिंग हमेशा जो लगाया जाता है वो स्टैंडर्ड पे या फिर अटैचमेंट पॉइंट, और वही अटैचमेंट पॉइंट यानी नोड पॉइंट या तो स्टैंडर्ड होगा या अटैचमेंट पॉइंट होगा जहां आप लगा रहे हैं, जैसे बेरर, रनर। ये भी जो नीचे वो रनर है वो प्लैंक्स उसके ऊपर नहीं है, बता चुके आपको, वही लगता है या स्टैंडर्ड पे लगेगा। लिख लीजिए, ब्रेसिंग शैल बी इंस्टॉल्ड ऑन द स्टैंडर्ड्स bracing shall be installed on the standard or to the attachment point. ब्रैकेट में लिख सकते हैं लेजर और बेयरर, यानी रनर और ट्रांसम, यही लगता है। ठीक है? तीसरे में आइए, लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग शैल बी इंस्टॉल्ड, लॉन्गिट्यूडनल को ही बोलते हैं डायगोनल ब्रेसिंग भी, डायगोनल ब्रैकेट में कर सकते हैं उसको, डायगोनल, DIAGONL, या फिर उसको कहते हैं फिकेड, जो आपके चार्ट में भी दिया हुआ है, फिकेड है ना, FECADE नहीं दिखा ब्रैकेट में लॉन्गिट्यूडनल के? ठीक है? क्लियर है? आगे लिखा है, शैल बी इंस्टॉल्ड एज नियर एज पॉसिबल to the attachment point of
कौन है अटैचमेंट पॉइंट इसका? हाँ, लेजर या बेरर, जिसको रनर भी आप बोलते हैं। लेजर जो रनर है ना, बेरर जो ट्रांसफॉर्म है। लेजर और बेरर ऑन द स्टैंडर्ड, इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसे क्या देते हैं? नोड पॉइंट, नोन एज नोड पॉइंट। देखो लिखा ना वहां, नोड पॉइंट लगता है, उसको कहते हैं नोड पॉइंट, NOD। क्लियर है? चौथे में आइए, फेस और स्वे ब्रेसिंग, FACE फेस, या उसको कहते हैं स्वे, SWAY। ये जो चौथा स्टैंडर्ड पे जाके लगा है वही है स्वे ब्रेसिंग। ये दोनों तरफ से देते हैं, आगे से भी और पीछे से भी। ठीक है? इसका मैक्सिमम दूरी 6 मीटर, 6 मीटर पर ही इसको बांधते हैं जाके। मैक्सिमम ऑफ इंटरवल जो उसका है 6 मीटर का, 6 मीटर बांध दिया, और थोड़ा बढ़ा तो नहीं बांधेंगे, 6 मीटर जैसे होगा फिर बांध देंगे। इस तरफ से बढ़ेगा तब हॉरिजॉन्टली। हाँ, लिखिए, shall be installed on both sides of the scaffold. Installed on the both sides of the scaffold, starting on every 4th standard. Fourth standard to a maximum of 6 meter interval. ठीक है? इसको समझ गए? हर चौथे स्टैंडर्ड पर से ही बनाना शुरू होता है। 4 स्टैंडर्ड हुआ ना जी, 1 स्टैंडर्ड 2 3 4 बांधा, मैक्सिमम हाइट 6 मीटर, मैक्सिमम दूरी 6 मीटर के इंटरवल पर भी आप बांध सकते हैं। क्लियर? वैसे ही जब आगे वो और बढ़ेगा फिर बंधाएगा। उसी तरह से एक और आता है मजबूती के लिए, इसको हम लोग, ये हॉरिजॉन्टली में जा रहा है, वो जाएगा फुल हाइट यानी लैटरल, और वो नीचे से लेकर सीधे डायरेक्ट हो जाता है। ये सब मौजूद रहेगा। फिर उसके अलावा वो बनेगा जब आपका हाइट बढ़ रहा है तो मजबूती चाहिए ना, ये अपना मजबूती दी है, वो इसको निकालेंगे नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। इसके अलावा फिर हम उसको लगाएंगे, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग बे मेथड ऑफ ब्रेसिंग। लिखिए 5वां, द लॉन्ग बे, BAY बे, लॉन्ग बे ब्रेसिंग, मेथड ऑफ ब्रेसिंग भी बोलते हैं, खाली ब्रेसिंग भी बोल सकते हैं। लॉन्ग बे ब्रेसिंग शैल एक्सटेंड द फुल हाइट ऑफ द स्काफोल्ड ऑफ द स्काफोल्ड, जिसका एंगल होगा 45 डिग्री। ऐसा बनाइए कि 45 डिग्री का एंगल बने। तो लिखिए एट एन एंगल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्रीज। क्लियर है? सही है ना? ये इसी तरह का जाएगा वो फुल हाइट, यानी वो हो जाएगा वर्टिकल। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरनल ब्रेसिंग। shall be installed
across the width of the end of the scaffold. End of the scaffold. हाँ, with माने चौड़ा, WIDTH, width of the end of the scaffold, every fourth of a standard. To a maximum of 20 feet. ये जो आपका इंटरनल ब्रेसिंग है वो अंदर की तरफ देना है। अंदर की तरफ कैसे देते हैं? जब स्काफोल्ड्स इस तरफ बढ़ रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं ना, अब इसका मूवमेंट इस तरफ का हो रहा हो, ऐसे, ये तो किया ऐसे, अब आ रहा है ऐसे। एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड की दूरी मैक्सिमम 6 फीट रखना चाहिए। अगर हाइट जैसे जैसे बढ़े उसका दूरी 4 फीट का हो जाना चाहिए। बस समझ रहे हैं? मजबूती ना जाएगा, 4-4 फीट पर देंगे तो फोर्थ स्टैंडर्ड अगर काउंट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 20 फीट पहला और चौथा मिलाकर करके कितना हो गया? 5 चौके 20, तो 20 फीट की दूरी आती है इंटरनल में कि उतना पर, यानी 4 स्टैंडर्ड पर आपको लगाना है या मैक्सिमम 20 फीट के दूरी पर आपको लगाना है। जब आपका इस तरीके से बढ़ रहा है तो अंदर से आपको देना है इंटरनल ब्रेसिंग। उसी तरह से आपका एक और ब्रेसिंग होगा, उसको हम कहते हैं प्लान ब्रेसिंग, वो भी इंटरनल देना है लेकिन हॉरिजॉन्टली में। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, कौन? इंटरनल ब्रेसिंग। लॉन्गिट्यूडनल ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा तो हो गया हॉरिजॉन्टल। सेम चीज वही है, नाम बदलेगा का है कि जगह बदल गया। बस समझ रहे हैं? तो इसलिए प्लान ब्रेसिंग जो देते हैं वो भी इंटरनल, अंदर की तरफ, यानी इसमें से फोर्थ स्टैंडर्ड यहां से सीधे चला जाएगा, यहां ऐसे एक सिंगल सबको क्रॉस करते हुए बांध दिया एक दूसरे से, जुड़ा नहीं गया एक दूसरे से, और यहां से भी उसको हम अंदर दे दिया एक दूसरे से। मजबूती आया कि नहीं आया? तो और मजबूती बढ़ गया। तो ये इतने प्रकार का ब्रेसिंग हम लोग प्रयोग करते हैं, इसीलिए आप देखते होंगे एकदम जिग जैग बना हुआ, जो समझ में से बाहर होने लगता है। लेकिन अगर आप याद कर लीजिएगा ब्रेसिंग को तो जिग जैग आप पकड़ लीजिएगा कि ये क्या है वो क्या है। जिग जैग ब्रेसिंग ऐसे जा रहा है, ऐसे जाता है ना जी, ये जिग जैग ब्रेसिंग भी है। बस समझ रहे हैं? तो लिखिए इंटरनल को, इंटरनल लिखा, प्लान ब्रेसिंग लिखिए PLAN। ये बड़ा, जब ये सब जो ब्रेसिंग लिखा रहे हैं ना, जब हाइट ज्यादा हो जाएगा तब ये सब आएगा। 2 ब्रेसिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिकेड यानी लॉन्गिट्यूडनल या डायगोनल, और क्रॉस ब्रेसिंग। बहुत हाइट पर और बहुत हॉरिजॉन्टली जब हम भागेंगे, यानी बड़ा काम, बड़ा स्काफोल्ड लगाना, तब ये सब प्रकार का ब्रेसिंग उसमें काम करने लगेगा। लेकिन प्लान ब्रेसिंग शैल बी इंस्टॉल्ड horizontally every third lift हाँ, लिफ्ट माने मतलब स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो, एवरी थर्ड स्टैंडर्ड अंडर द वर्किंग एज। लिफ्ट का मतलब हो गया, ये इसको हम लगाते हैं वहां पर जहां पर प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो समझ रहे हैं? अंडर द वर्किंग एज, किनारा, ऑन फ्री स्टैंडिंग और रोलिंग स्काफोल्ड, दोनों पे लगता है। फ्री स्टैंडिंग और रोलिंग स्काफोल्ड।
ठीक है? अरे समझे? क्लियर? कोई दिक्कत है तो बोलो। थोड़ा सा ब्रेसिंग में कंफ्यूज होगे। सब स्काफोल्ड है, रोलिंग स्काफोल्ड जिसको ढकेल करके ले जाते हैं। अभी लिखाएंगे स्काफोल्ड कितने प्रकार का आपको इंडस्ट्री में मिलेगा, सब टाइप लिखा देंगे, कहाँ पे लगाया जाता है वो भी लिखा देंगे। ये अभी तो बता रहे हैं जो मेन उसका नियम है स्काफोल्ड का, ठीक है? ये सब स्काफोल्ड में इस्तेमाल होता है, थोड़ा या ज़्यादा, नियम यही है। क्लियर है? ये स्काफोल्ड आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ जानना चाहते हैं? कोई कंफ्यूजन है? एकदम क्लियर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं पूछने में। जहाँ तक है यहीं तक ख़त्म हो जाएगा मसला आप लोग का भी, है ना? किसको? फेस और स्वे ब्रेसिंग। जब आप काम नहीं कर रहा है, फैन ऑफ करोगे तो रह सकेंगे हो? पीछे वाला ना बोलेगा कि आगे का है नहीं है? देखिए फेस और स्वे ब्रेसिंग जो है ये एक स्टैंडर्ड हुआ, ये दूसरा स्टैंडर्ड हुआ, ये तीसरा स्टैंडर्ड हुआ। इसका मतलब है कि मेरा काम बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टली हम भाग रहे हैं, है ना? हॉरिजॉन्टली जब आप भाग रहे हो तब इसमें क्या है, क्रॉस ब्रेसिंग वगैरह तो हम देवे करेंगे तो एक ही में लग जाएगा। फोर्थ स्टैंडर्ड जब पैदा होता है तो स्वे ब्रेसिंग भी पैदा हो जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? स्वे ब्रेसिंग पहले स्टैंडर्ड से चौथे स्टैंडर्ड पर बांधते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, यानी हॉरिजॉन्टली नहीं, लॉन्गिट्यूडनल बांधते हैं। बात समझ रहे हैं? जिसकी दूरी 6 मीटर इंटरवल हम लोग रखते हैं, 6 मीटर यानी 20 फीट, वो भी मान करके चलिए। या तो 20 फीट जैसे यहाँ आ रहा हो, यहाँ आ रहा हो, यहाँ आ रहा हो, जैसे ऊंचाई करेंगे तो 20 फीट का होगा। टॉप से भी ले सकते हैं, जहाँ 20 फीट आ रहा हो। जैसे मेरा काम बहुत हाइट पर चला गया, एंड ऑफ पॉइंट बोल, एंड ऑफ पॉइंट नहीं लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम बांधे, हम यहाँ बांधा, आप समझ रहे हैं? एक यहाँ बांधा, दूसरा वहाँ बांधा। तो इसको हम जब बांधते हैं तो इसको कहते हैं फेस या स्वे ब्रेसिंग। बात समझ गए? यस सर। पोस्ट से ही बांधेंगे। हाँ, पोस्ट से ही बांधना है। और हाइट अगर बढ़ गया तो फिर 20 फीट के हाइट पर, मान लो इसका हाइट यहाँ आ गया 20 फीट, यार ऊपर गया, ये भी ऊपर जाएगा, तो फिर यहाँ पर से ये ऊपर बनाएगा ऐसे, फिर वैसे ही बनाएगा, वैसे जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे उस पर बनाता चला जाएगा। बस समझ रहे हैं? अब उसी में आता है अब हॉरिजॉन्टल बांधना, उसी में ना आता है, हॉरिजॉन्टल भी है, लॉन्गिट्यूडनल भी है। तो जैसे ही 4 स्टैंडर्ड फिर पैदा हुआ, पैदा हो ही गया है, तो इसमें हम लोग क्या बांधेंगे, एक यहाँ से ऐसे, चाहे इसको यहाँ से बांधे, यहाँ से जहाँ से, या यहाँ से ले लो, इसको यहाँ से ऐसे बांधो, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना? तो इसको कौन सा ब्रेसिंग बोलेंगे जब हॉरिजॉन्टली हम बांध रहे हैं? तो 4th स्टैंडर्ड पे हाँ नहीं, प्लान ब्रेसिंग, ये हो जाएगा प्लान ब्रेसिंग। इंटरनल जो बांधते हैं वो यहां से बांधेंगे, इसमें एक स्टैंड ये किया हुआ है ना, ये एक ही क्लिप का,
लिफ्टर किया है ना, किक लिफ्टर से बांधेंगे प्लेटफॉर्म तक, एज किनारा जहां तक बना हुआ है प्लेटफॉर्म आपका, वो अंदर से बंधाता है। जैसे ये है आपका, ये है नक्शा, अंदर की तरफ से ये आपका एज तक बनाएगा, आगे से भी पीछे से भी। बात समझ में आया? तब उसको हम बोलते हैं इंटरनल ब्रेसिंग। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? समझ में आया जी? अफरोज नहीं समझ में आ रहा तो कैसे समझाएं आप? क्या समझ में नहीं आ रहा ये बात बोलिए। इंटरनल ब्रेसिंग, इंटरनल ब्रेसिंग में लिखाया क्या आपको कि इंटरनल ब्रेसिंग में विद ऑफ द एंड ऑफ द स्काफोल्ड, विद माने चौड़ाई, चौड़ाई आप कहां से देख रहे हैं? ऐसे स्काफोल्ड ऐसे तैयार है ना, अंदर का बोल रहा है, चौड़ाई ऐसे, बात समझ रहे हैं? उसको अंदर से बांधना है। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे आप देखिए, ये आपका है, ये किक लिफ्टर है, हाइट बढ़ गया आपका स्काफोल्ड, 4th ऑफ द स्टैंडर्ड 20 फीट, 4th ऑफ द स्टैंडर्ड बोल जो 20 फीट पर बांधते हैं। ये मान लीजिए यहाँ 20 फीट है, यहां से देखेंगे, सॉरी, ये 20 फीट है। ये आपका बना हुआ प्लेटफॉर्म जिस पर काम कर रहा है ना। तो नेचुरली है कि तो हम फ्रंट साइड दिखा रहे हैं, पीछे साइड भी होगा है, तो आगे साइड और पीछे साइड दोनों साइड आप बांध सकते हो। यहां से इसमें रनर में जाकर के वो लग जाएगा। बस समझ में आया? अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ से उसको बांधेंगे। जैसे बना लिया है ये, तो ये बाहरी तरफ है, ये अंदर की तरफ है, यहां से बांधेंगे क्योंकि इंटरनल ब्रेसिंग है। बात समझ में आया? बाकी यहाँ जो ब्रेसिंग लगा हुआ है ये सब तो है ही अपनी जगह, उसी को तो क्रॉस करके गया। जरूरी नहीं एकदम सेंटर को क्रॉस कर रहा हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। बात समझ रहे हैं? इसको हम कहते हैं इंटरनल ब्रेसिंग। ये दोनों साइड होगा, चूंकि ये ऐसे है ना, तो इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा, फ्रंट से भी इंटरनल देगा, हाइट जब बढ़ेगा तो। क्लियर है या नहीं है? और कुछ समझ में आ गया? तो अब आइए, इंस्पेक्शन और टैगिंग कैसे किया जाता है। इंस्पेक्शन एंड टैगिंग। जब स्काफोल्ड इरेक्शन होता है तो क्वालिफाइड स्काफोल्ड इंस्पेक्टर आकर करके उसको इंस्पेक्शन करता है, जांचता है, और उसका सबसे पहला काम होता है उसको हिलाना। अगर हिल गया मतलब सही नहीं है, ऐसे करके छुएंगे, हिलावेंगे जोर लगा के, अगर हिल रहा है मतलब सही नहीं है। तो सबसे पहला काम है हिला के देखना। उसके बाद आप देखिएगा कॉपलिंग, और उसके बाद देखिएगा ब्रेसिंग। कॉपलिंग का सही होना बहुत जरूरी चीज है। अगर आगे हम आपको बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए आगे नहीं बताएंगे कि टाई करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव टाई कैसे होता है। तो वो जब आप देखिएगा वहां ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। बात समझ रहे हैं? तो मेन चीज जो है वो ये है जो आपको हम बता चुके हैं। तो इंस्पेक्शन में इन चीजों को सबसे पहले देखना होता है। याद रखिए कि ज्यादा चौड़ा अगर आप एक दूसरे से दूरी पर पोस्ट लगाइएगा तो कमजोर हो जाएगा। जितने कम दूरी पर लगाइएगा उतना ज्यादा मजबूती पैदा होगा। जब हम सिंगल प्लेटफॉर्म स्काफोल्ड बनाते हैं तो आप 6 से 8 फीट की दूरी भी रख सकते हैं।
सिंगल मैन प्लेटफॉर्म है वो, यानी एक आदमी उस पर काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हेवी ड्यूटी स्काफोल्ड जब आप बनाते हैं तो उसका दूरी 4 फीट से ज्यादा ना हो, कम हो, ज्यादा ना हो। तो समझ में आ रहा ना? तो लिखिए, ऑल द स्काफोल्ड शैल बी इंस्पेक्टेड बाई a qualified inspector to assess the structural integrity। खिड़की बंद कर दो जी, लाइट आ गया। इंटीग्रिटी, मजबूती, आपसी मजबूती, बस रहे। of the scaffold system, of the scaffold system, and then tag, और फिर उस पर टैग लगाइए इंस्पेक्शन के बाद। ये है क्वालिफाइड इंस्पेक्टर। 50 फीट हाइट से स्काफोल्ड नीचे अगर है तब ये करता है, लेकिन अगर 50 फीट या उससे ज्यादा हाइट का स्काफोल्ड अगर तैयार हो जाए तो लाइसेंस्ड इंजीनियर उसको इंस्पेक्शन करेगा, और डॉक्यूमेंटरी इंस्पेक्शन तो वो भी करता है, ये तो मस्ट है करना। और फाइल को, यानी जो इंस्पेक्शन लिस्ट है, वो साइट सेफ्टी ऑफिस वाले को दे देगा। जो साइट ऑफिस है, सेफ्टी ऑफिस, वहां मौजूद होना चाहिए। तो लिख लीजिए दूसरे में, स्काफोल्ड हायर देन 50 फीट shall be inspected and approved by a licensed engineer, comma, this inspection shall be documented, inspection shall be documented and filed, जमा करना रखना फाइल में, filed at site safety office। क्लियर? इंस्पेक्शन कर रहा है, इरेक्शन नहीं कर रहा। इरेक्शन का काम किसका है? इस इरेक्शन का काम है स्काफोल्डर्स स्पेशली होते हैं, वो कर सकता है, नहीं तो सुपरवाइजर कर सकता है, नहीं तो फोरमैन कर सकता है, और वो नहीं तो फिर सेफ्टी ऑफिसर नहीं करता। अरे यार, पढ़ाया का है, देखो सब करवाना है, गलत कर दिया तो ते क्या करेगा? अजीब सवाल है, पढ़ाया का है। जब हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे और बोलेंगे जा करके जांचो, देखो सही किया कि नहीं किया, तो तुम क्या जांचोगे, क्या देखोगे? जवाब दो ना हमको, हैं? नहीं देखो, कुछ नहीं जांच पाओगे। तो जब नॉलेज नहीं रहेगा तो कैसे करोगे? सेफ्टी वाला कुछ नहीं करता अपने से, सब करवाता है। लेकिन ये बात भी कभी कभी सामने आती है कि आपको कहा जाता है कि आप इरेक्शन करवाइए, स्काफोल्ड इरेक्शन करवाइए, यानी निर्माण करवाइए। अब तुम गए ले करके अपने वर्कर को, बोले चलो भाई उसको इरेक्ट करना, खड़ा करना। अब जो वर्कर है वो भी बेचारा नहीं जान रहा,
सर कहाँ लगाएं, किसको कैसे लगाएं? सर तो बोलेंगे कि हम तो बोला था सर को कि मत पढ़ाइए, पहले पढ़ा रहे हैं। तब तो ऐसे ही रह जाओगे, तो भागे पड़ेगा वहां पर से। तो इसीलिए आपका काम है उसको जांचना, सही तरीके से ये खड़ा किया कि नहीं किया, सही जांच आया है कि नहीं मेरे पास आया है। तो इसको कैसे जांचोगे? जब नॉलेज होगा तब ना। अब इंस्पेक्शन कर दिया, इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट आया, उसके मुताबिक आप जाकर के उसको चेक करना है। तो इंस्पेक्शन का जो लिस्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको देखोगे और सामने देखोगे तब ना समझ में आएगा, जब नॉलेज होगा तब। तो हर एक चीज का नॉलेज आपको होना जरूरी है, इसीलिए करना तो कुछ नहीं है, आपको करवाना होता है। बस समझ रहे हैं? तीसरा में लिखिए, स्काफोल्ड फोरमैन scaffold foreman shall be responsible for the tagging of the scaffold. The scaffold foreman shall be responsible for the tagging of the scaffold, and this responsibility shall not be delegated. And this responsibility shall not be delegated. माने दूसरे का नियुक्ति नहीं कर सकते, दूसरे को ये जिम्मेदारी नहीं दे सकते। DELEGATED, डेलीगेटेड माने नियुक्त करना। shall not be delegated यानी दूसरे को नियुक्त नहीं करेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फोरमैन की है, और जो टैग लगाता है वही टैग हटाता भी है। बात समझ रहे हैं? yes, तो वो टैग तब लगाएगा जब जांच लेगा सब सही है, उसके बाद टैग लगाएगा। तो कितने प्रकार का टैग लगाएगा? लगा सकता है 3 प्रकार का, लाल, पीला, हरा, है ना? टैग में क्या क्या होना चाहिए लिखा हुआ, उसको लिख लीजिए। एरिया लोकेशन, कॉमा डेट, कॉमा इंस्पेक्टिंग पर्सन सिग्नेचर, इंस्पेक्टिंग पर्सन इन्वर्टेड एस सिग्नेचर, एंड लोडिंग कैपेसिटी, एंड लोडिंग कैपेसिटी। क्लियर? ये टैग पे लिखा होना चाहिए। दे आर द रिस्पॉन्सिबल हु हैव साइन ऑन द टैग्स। क्लियर है? yes, sir. अब आते हैं कि ग्रीन टैग, रेड टैग, येलो टैग कब लगाते हैं, क्या है मतलब? तो लिखिए रेड टैग। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, रेड टैग। जब आप निर्माण कर रहे हो स्काफोल्ड का तो रेड टैग लगाएंगे। निर्माण कर रहे हैं, खराबी नहीं है, अभी बना रहे हैं, इसका मतलब बनाते हुए हमें कोई नहीं आओ, कोई नहीं चढ़ो। क्लियर है? yes, sir. या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं उसमें, तो रेड टैग लगाइए। डिसमेंटलिंग कर रहे हैं तो रेड टैग लगाइए। इनकम्प्लीट है, रेड टैग लगाइए। क्लियर है? yes, sir. लिख लीजिए। फिर लाइट गया। Red tag shall be put on the scaffolding. Shall be put on the scaffolding while it is being erected, खड़ा करना, ERECTED, erected, comma modified, comma dismantled, यानी डेमोलिश करना या हटाना। हाँ, डेमोलिश में नहीं पढ़ाया था? डिसमेंटल्ड और इज इनकम्प्लीट।
टैग लगाइए, डेंजर डू नॉट यूज, टैग में लिखा होना चाहिए, डैश देके लिखिए डेंजर डू नॉट यूज। ठीक है। एक बात और, इसमें कोई भी आदमी, कोई भी वर्कर एम्प्लॉइज स्कार्फोल्ड खड़ा है और उसको ऐसा महसूस होता है कि यूज में दिक्कत पैदा करेगा, खराब है, गलत है, एक्सीडेंट हो जाएगा, दे शैल पुट ऑन द टैग रेड टैग, वो लगा सकता है। बात समझ रहे हैं? ग्रीन नहीं लगा सकता, ग्रीन नहीं लगा सकता, रेड नहीं हटा सकता, रेड लगा सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? कोई भी आदमी लिख सकते हैं उसको भी। एनी, पैराग्राफ चेंज करके, एनी अदर पर्सन हु इज कॉन्फिडेंट दैट द scaffold is confident that the scaffold is unsafe for use, unsafe for use, can also put it, can also put it। क्लियर है? यस सर। येलो टैग में आइए। येलो टैग लगाने का मतलब है कि कुछ ना कुछ कमी है स्कार्फोल्ड में, लेकिन जो अगर काम है तो उस स्कार्फोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वही कर सकता है जो स्पेशलिस्ट हो इसमें काम करने के लिए, या उसको मालूम हो कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। बात समझ रहे हैं? यस सर। और ये भी येलो टैग दर्शाता है कि इसका इंस्पेक्शन इंटरवल जल्दी जल्दी होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कमी है। बात समझ रहे हैं? लिख लीजिए, शैल बी पुट ऑन द स्कार्फोल्ड, येलो टैग, दैट स्पेशल वर्क रिक्वायरमेंट special work requirement for safe use, comma, it also reflect, it also यानी ब्लू येलो टैग रिफ्लेक्ट करता है इस बात को भी, also reflect inspection interval and status, inspection interval and status, status पता चल रहा है ना कि खराब है, कोई ना कोई कमी है, यस सर। और इंस्पेक्शन का भी इंटरवल बढ़ जाएगा क्योंकि येलो टैग लगा हुआ है। क्लियर है? यस सर। लास्ट है ग्रीन टैग, it reflect scaffold is safe for use, is safe for use, full stop। anyone may remove the green or yellow tag if he considered a scaffold is unsafe for use, such as improperly modified, यानी सही ढंग से उसको सही नहीं किया गया, कॉमा डैमेज्ड और मिसिंग कंपोनेंट्स।
ठीक है। इस रेड टैग कोई भी लगा सकता है और ग्रीन और येलो टैग कोई भी हटा सकता है। रेड टैग कोई भी लगा सकता है, हटा नहीं सकता। अगर लगा हुआ तो कोई नहीं हटा सकता उसको, जो लगाया वही हटाएगा, लेकिन लगा सकता है, हटा नहीं सकता। और ग्रीन में क्या है, कोई भी नहीं लगा सकता, हटा सकता है। अरे हटा हुआ तो इसका मतलब यूज नहीं करना है, बात समझ रहे हो। और लगा हुआ देख लिया तो यूज कर लेंगे, बात समझ गए। लाल में लगा हुआ मतलब खराब है, तो कोई भी लगा दे, चलो अच्छी बात है, नहीं यूज करेंगे भाई, लगा हुआ पता चलेगा। लेकिन अगर हटा दिया तो खराब के में हम यूज कर लेंगे। क्लियर है ना। लास्ट लिखिए पॉइंट, ऑल स्काफोल्ड शैल बी इंस्पेक्टेड वंस इन ए वीक। वंस इन ए वीक, हफ्ते में एक बार इंस्पेक्शन करना जरूरी है, एज पर कंपनी प्रोसीजर। है ना। यस सर। ये होना चाहिए। ज्यादा भी आप कम में भी कर सकते हैं, प्रत्येक दिन कीजिए, लेकिन कम से कम हफ्ते में तो होना ही, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। क्लियर। यस सर। दूसरी बात और है, अगर किसी भी प्रकार का अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन अगर हुआ तो तुरंत आपको फिर इंस्पेक्शन करना जरूरी है। तो लिखिए, आफ्टर एनी अल्टरेशन हाँ, इस फुल स्टॉप के बाद, आफ्टर एनी अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन कॉमा बाय ए सर्टिफाइड स्काफोल्डिंग, बाय ए सर्टिफाइड स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर and subsequent inspection shall be noted on the back of the tag। यानी कब किया गया वो उसके ऊपर नोट होना चाहिए, on the back of the tag। ठीक है। क्लियर है। यस सर। ये हो गया आपका स्काफोल्डिंग का सब कुछ। स्काफोल्डिंग में शुरू में आपको हमने बताया था कि सबसे पहले क्या काम करना है, क्या क्या करिएगा। है हाँ, बैरिकेड करेंगे, है ना, सॉइल चेक करेंगे, हाँ, और सरफेस समतल बनाएंगे, घास फूस लटर पटर चीज़ सब हटा देंगे। हाँ हाँ, सही है। क्लियर है। yes, और एक चीज़, वेदर कंडीशन देखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हवा का गति कितना नहीं, यही तो दो चीज़ बताते हैं, तो साले एक चीज़ याद करते हो, इसीलिए नहीं दो बताते हैं। 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में अगर हवा है तो स्काफोल्ड के प्लेटफॉर्म पे वर्कर को काम करने नहीं देना है। और क्रेन में बताया था कि क्रेन लिफ्टिंग में 28 किलोमीटर पर आवर। उससे बोले ना कि दो दो बात बता देंगे ना, पचे नहीं, याद रहेगा ना। ये सब जरूरी चीज है। हजार्ड क्या क्या है? हाँ, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पर्सन, है ना जी। दूसरा बताओ। एंट्री और एग्जिट में क्या होगा? ड्यू टू
सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स। ड्यू टू ओवरलोड, स्लीपिंग, फिसलना, है ना जी, अनप्रोटेक्टेड साइट, किनारा, खुला हुआ किनारा, है ना जी, यही सब ना हज़ार्ड होगा जी उसमें। यही तो सोचो क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर। इनएडिक्वेट सपोर्ट, याद रखो स्कार्फ फोल्ड तो आप बना तो दिए हो, लेकिन एकदम इस चीज़ को याद रखना कि हर एक स्कार्फ फोल्ड एक्सेप्ट रोलिंग स्कार्फ फोल्ड उसको भी आप कर सकते हैं। जहाँ पर भी काम हो रहा, निर्माण कर रहे हैं, उसको स्ट्रक्चर के साथ बांधना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए दीवार प्लेन है तो उसमें छेद करके कीला डाल करके बांधना है रस्सी से स्कार्फ फोल्ड को दीवार से, मजबूती के लिए। गिरे नहीं स्कार्फ, खिड़की से, जंगले से, जो भी फर्म स्ट्रक्चर है उसमें आपको उसको बांधना ज़रूरी है। 20-20 फीट के हाइट पर बंधा हुआ होना चाहिए। बस समझ रहे हैं? पहला से दूसरा का हाइट 20, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली 15-15 फीट तो बंधा हुआ होना चाहिए। इसको एकदम ध्यान रखिएगा। ये न लिखा है सारी तो कैसे बांध देंगे, ये बता दे रहे हैं, ज़रूरी चीज़ें एकदम क्लियर है। मजबूती पैदा करना है ना, इसलिए जितना बांध सके हम बांधते हैं स्ट्रक्चर से, मजबूत स्ट्रक्चर से, मजबूत रस्सी के साथ। फिर इसका हज़ार्ड है स्कार्फ फोल्ड प्लैंक्स यानी प्लेटफॉर्म, हाँ उसको भी आप हज़ार्ड में रखिए, ठीक है। इर्रेगुलर विड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म, चौड़ाई प्लेटफॉर्म का सही नहीं है तो हज़ार्ड है। मिनिमम 18 मैक्सिमम 36 बोला ना, चौड़ाई नहीं है, हज़ार्ड है। बहुत सारी चीज़ें, इसको आप देखिएगा। अब लिखिए टाइप ऑफ स्कार्फ फोल्ड। नंबर 1 ट्यूब एंड कॉपलर स्कार्फ फोल्ड। नाम है सब स्कार्फ फोल्ड का, ट्यूब एंड कॉपलर स्कार्फ फोल्ड। कॉपलर दूसरा मोबाइल स्कार्फ फोल्ड। साठ फीट हाइट से ज़्यादा इसका नहीं होना चाहिए, कम रहेगा उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। यह 1 मैन सिंगल प्लेटफॉर्म है ये, इसलिए ज़्यादा हाइट इसका सही नहीं है। मोबाइल स्कार्फ फोल्ड का मतलब है नीचे चक्का लगा हुआ रहता है, ढकेल के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इसलिए चक्का के अंत में लॉक होना बहुत ज़रूरी है। उसको चेक कीजिए लॉक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चक्का चारों तरफ से फ्री घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। जब इसके ऊपर आदमी खड़ा हो तो चक्के के लॉक को लगा देना चाहिए। और आदमी खड़ा है और उसको थोड़ा सा आगे जाना है तो बोलता है कि थोड़ा सा घसका देना हो, एकदम गलत है, नहीं घसका सकते जब तक आदमी उतर न जाए, ठीक है। तीसरा टावर स्कार्फ फोल्ड। टावर स्कार्फ फोल्ड में मोबाइल भी आ जाता है और स्टेशनरी भी आ जाता है, यानी खड़ा, यानी बिल्कुल स्थिर, फिक्स्ड, उसको कहेंगे स्टेशनरी।
टावर में लिख लीजिए दोनों, टावर के अंदर स्टेशनरी स्कार्फोल्ड और मोबाइल स्कार्फोल्ड। और स्टेशनरी के बारे में थोड़ा सा लिखिए, स्टेशनरी शैल नॉट एक्सीड 60 feet height, and shall not exceed 4 times minimum base dimension, मोबाइल का हाइट कम होता है 15, 20, 25। स्टेशनरी का हाइट 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो फिक्स होता है। और 60 अगर आप बना रहे हैं तो उसका बेस कितना होना चाहिए? 4 गुना 1:4, एक हिस्सा, 4 हिस्सा ऊपर तो एक हिस्सा नीचे, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक आता है रेडीमेड स्कार्फोल्ड, बना बनाया, उसको कहते हैं रेडीमेड स्कार्फोल्ड। लिखना रे, रेडीमेड लिखे तो फिर रेडीमेड स्कार्फोल्ड। चौथा है कांटिलीवर स्कार्फोल्ड, CANTILEVER। ये स्कार्फोल्ड 1 मैन वर्किंग प्लेटफॉर्म स्कार्फोल्ड है। मैक्सिमम हाइट इसका 10 फीट से 15 फीट, यानी कम से कम हाइट बोलिए 10 फीट होता है, उससे ज़्यादा होता है। कम से कम हाइट इसका 10 फीट। और इसका इस्तेमाल करते हैं कॉर्नर साइड में लगाते हैं, कॉर्नर जो भी कॉर्नर है वहाँ इसको लगाया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया कांटिलीवर। लिखिएगा कि लिख लिया? सब चीज़ लिख लिया ना? इस पर कितना आदमी काम करता है? हाँ, कहाँ लगाया जाता है? हाइट कितना होता है? कम से कम 10। हाँ, लिख लिए? आगे बढ़ो। कॉर्नर साइड लिख लिए ना? लिखिए सिस्टम स्कार्फोल्ड। ये सिस्टम स्कार्फोल्ड लगाया जाता है टैंक में, टैंक गोलंबर गोल, वहां लगाया जाता है। ठीक है। हाइट इसका निर्धारित नहीं है, टैंक जितना बड़ा उतना हाइट, राउंड शेप में लगता है। नेक्स्ट, फैब्रिकेटेड फ्रेम स्कार्फोल्ड। फैब्रिकेटेड फ्रेम स्कार्फोल्ड, फ्रेम स्कार्फोल्ड ये फेंसिंग में किया जाता है। फेंसिंग का काम भी इससे किया जाता है, यानी अंदर की तरफ लगाते हैं जो क्या कहते हैं उसको, जो आप लोग ढलैया करवाते हैं तो सेंटरिंग, सेंटरिंग टाइप का काम ये भी करता है। सपोर्ट भी देता है और चढ़ करके प्लास्टर दिस दैट जो भी करना वो कर रहे हैं। बस समझ रहे हैं? ये पूरे में अंदर की तरफ लगता है, इसको कहते हैं फेंसिंग। तो बगैर में लिख लीजिए ब्रैकेट में फेंसिंग। नेक्स्ट, ब्रैकेट स्कार्फोल्ड, BRACKET, ब्रैकेट स्कार्फोल्ड। ये बैल्कोनी में लगाया जाता है, बैल्कोनी बनाने में या बैल्कोनी में काम करना है तो इसको लगाया जाता है ब्रैकेट स्कार्फोल्ड। लटक करके जो काम करता है, शीशा साफ कर रहा है ना, देखते हैं ऊपर से बाहर लटका हुआ काम कर रहा है, उसको कहते हैं स्लंग स्कार्फोल्ड।
स्लंग स्काफोल्ड, SLUNG। और आखिरी में एक लिख लीजिए एडजस्टेबल स्काफोल्ड। ठीक है, तो कुछ कॉपलर के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि कॉपलर तो मेन है। कॉपलर समझ रहे हैं ना, नट बोल्ट। तो लिखिए टाइप ऑफ कॉपलर। हाँ, मतलब 15, 20, 25, 30 भी हो सकता है, तो कोई निश्चित हाइट नहीं, लेकिन ज़्यादा इससे नहीं होता है। और स्टेशनरी भी टावर स्काफोल्ड में आता है। टावर में 2 आ गया, तो स्टेशनरी का हाइट होता है मैक्सिमम 60, उससे ज़्यादा नहीं। लिखिए स्वेवेल कॉपलर, SWIVEL, स्वेवेल कॉपलर, IVEL, स्वेवेल। दूसरा इंड टू इंड कॉपलर, इंड टू इंड कॉपलर। तीसरा डबल कॉपलर। कॉमा नेक्स्ट में लिखिए यूनिवर्सल कॉपलर, यूनिवर्सल कॉपलर। नेक्स्ट पुटलॉग कॉपलर, PUTLOG, पुटलॉग कॉपलर। कॉमा ब्रेस कॉपलर, या नेक्स्ट में ब्रेस कॉपलर, ब्रेस BRACE। एंड लास्ट ज्वाइंट पिन, ज्वाइंट पिन समझ रहे हैं ना, जो हाँ ट्रैक्टर वगैरह के इसमें देखते होंगे, उसको कहते हैं ज्वाइंट पिन, उसका भी इस्तेमाल होता है। इसमें नेल का इस्तेमाल नहीं होता, कांटी का इस्तेमाल नहीं होता है किसी भी हाल में, इसमें कॉपलर का इस्तेमाल होता है टाइट करने। क्लियर? यस सर। स्काफोल्ड आपका फिनिश। इससे ज़्यादा और कुछ जानिएगा? अगर सवाल है तो पूछिए। अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो कैसे डिफाइन करोगे उसको? लिख लो उसको भी थोड़ा सा। देखो तुम्हारे पास सवाल नहीं था, मेरे पास था। लिख, स्काफोल्ड आर यूज्ड इन refineries, comma storage, comma maintenance, comma construction, comma demolition work, etc. as temporary work platform, as temporary work platform, to provide support, to provide support for workmen, for workmen to work as access, as access। क्लियर है? समझ में आ गया ना? यस सर। तो इसका हजार्ड को याद रखो, सबसे बेहतरीन ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए। टाइड अप विथ स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर से बंधा होना चाहिए। अगर नहीं है, इम्प्रॉपर है, कोलैप्स होने का खतरा है। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा।
हाँ, ओमिजन ऑफ गार्ड्स रेल्स, गार्ड रेल का ना होना खतरा है। ओमिजन ऑफ गार्ड रेल्स बोल सकते हैं उसको। ओमिजन माने ना होना, निकल जाना। ओमिजन ऑफ गार्ड रेल्स। इनएडिक्वेट और इर्रेगुलर प्लेटफॉर्म विद, ये भी आपका हजार्ड है कि नहीं है। इनएडिक्वेटली सपोर्टेड स्काफोल्ड प्लेटफॉर्म्स या प्लैंक्स, ये भी आपका हजार्ड है। इनएडिक्वेट और सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स, अनसिक्योर्ड लैडर है ना जी, अनगार्डेड लैडर हजार्ड है ना सब। स्लीपिंग कंडीशन, फिसलने का खतरा। लॉस ऑफ फुटेड, पैर से सही ना रखना है ना जी, ये सब हजार्ड है। पूछ सकता है कि हजार्ड क्या क्या बताइए, तो बता ना सकते हो सब? यस सर। क्लियर है? अपने से चाहो लिख भी लो उसको, तो बता भी दिया आपको सब। खत्म? इतना इतना मोबाइल रखे हैं, क्या बोले तो ले लें।